हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजीव एंड यू आर वाचिंग एडमी चैनल। एडमी चैनल के इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। इस एपिसोड में हम लोग डील करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण राइट को, जिसको हम लोग राइट टू फ्रीडम के नाम से जानते हैं, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इस राइट्स को हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। इसके लिए कई सारे प्रोविज़न किए गए हैं और इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न राइट्स में हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट राइट्स जो है वो आर्टिकल नंबर 19 है, और इसके अंतर्गत जो 6 डिफरेंट प्रोविज़न्स को किए गए हैं, टुडे वी शैल डिस्कस ओनली ओवर दोज। इसके अंतर्गत ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 प्रोविज़न्स किए गए थे, लेकिन अगर डिस्प्ले में अभी आपको सिर्फ 6 प्रोविज़न्स दिख रहे हैं। इसका कारण ये है कि एक प्रोविज़न जो है, एक प्रोविज़न रिपील कर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के 44th अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 में जनता सरकार के द्वारा किया गया, और इसमें जो राइट था वह था राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, जिसको रिपील कर दिया गया। अभी हम लोग यहाँ पर जिन राइट्स के बारे में जो एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसको वन बाय वन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक और चीज़ हम लोग इससे पहले समझते हैं कि यह जो राइट है वो हमको प्रोटेक्ट करता है ओनली अगेंस्ट स्टेट, सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। और किसको करता है? इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है, और किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट नहीं करता है। रैदर इट प्रोटेक्ट्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम स्टेट, राज्य से प्रोटेक्ट करता है। और इसके ये किसको प्रोटेक्ट करता है? सिर्फ सिटीजन ऑफ द कंट्री को, सिर्फ सिटीजन को, और यहाँ पर एलियंस को और फॉरेनर्स को इसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं दिया जाता है। इसके अलावा जो लीगल पर्सन्स लाइक कंपनीज और कॉरपोरेशन है, इसको भी किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। एट द सेम टाइम हम लोग को यहाँ पर थोड़ा एक बात और समझ लेना चाहिए कि दिस राइट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, रेदर रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इंजॉयड और कैन बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट, और किसी भी समय रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। इसको समझकर हम लोग को धीरे से आगे बढ़ना होगा। पहला राइट जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर, जिसको मीडिया कहते हैं, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये बहुत ही क्रिटिकल होते हैं टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के इश्यूज़ को, पॉलिसीज़ को टाइम टू टाइम क्रिटिसाइज़ करते हैं। और ये जो क्रिटिसाइज़ करने की अथॉरिटी है, दे आर गेटिंग इट फ्रॉम द आर्टिकल 19(1)(a), और जिसमें इनको स्पीच और एक्सप्रेशन का फ्रीडम मिलता है। इसी के तहत जो फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल एडवर्टीज़मेंट, हम लोग देखते हैं टेलीविज़न पर कई प्रकार के एडवर्टीज़मेंट्स चलते हैं, और हर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर अपने प्रोडक्ट्स को लेकर आता है और उसके बारे में डिटेल्स बताता है। इसके अलावा किसी के भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को टैपिंग नहीं की जा सकती है, यानी राइट टू प्रिवेसी को किसी न किसी प्रकार से ये प्रोटेक्ट करता है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, फ्रीडम राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन ए न्यूज़पेपर, और इस प्रकार के कई तरह के प्रोविज़न किए गए। एट द सेम टाइम यहाँ पर जब ये एक बात होती है कि अगर स्वतंत्रता है कुछ भी बोलने का, तो क्या इसका मतलब कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। एक व्यक्ति उतना ही बोल सकता है जितना में किसी दूसरे को डिस्टर्बेंस नहीं हो, यानी इसके बीच में एक डिफरेंस होना चाहिए। इन सब चीज़ों को देखते हुए भी कोई व्यक्ति का कोई स्टेटमेंट हो सकता है। इसलिए एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति एक छड़ी को घुमाने के लिए तो स्वतंत्र है, परंतु उस छड़ी से किसी की नाक जब तक नहीं टूटती है तब तक के लिए स्वतंत्र है। अर्थात कि कोई व्यक्ति कुछ भी बोलने के लिए तो स्वतंत्र है तब तक जब तक कि किसी का मान हानि नहीं होता है, किसी का डिफेमेशन नहीं होता है, और अगर डिफेमेशन होता है तो इट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द डिफेमेशन। हम लोग कई बार देखते हैं कि कई लोग किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं राजनीतिक क्षेत्रों में भी, तो उसके विरुद्ध संबंधित व्यक्ति कोर्ट में चला जाता है और डिफेमेशन का एलिगेशन लगाता है, और उसके विरुद्ध जो लॉ है वो कार्रवाई करती है। तो इस तरह के प्रोविज़न्स होते हैं। इसके बाद अगला प्रोविज़न है फ्रीडम ऑफ असेंबली, यानी जो मनुष्य है, मनुष्य सामाजिक प्राणी हम लोग जानते हैं, और ये समाज में रहता है और किसी भी कारण के लिए वो असेंबल होता है, यानी जुटता है। और जब कई लोग मिलकर जुड़कर एक सभा के रूप में आयोजित करते हैं तो इसका उसको अधिकार है। पर ये भी इट इज़ ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस स्टेट के द्वारा टाइम टाइम पर लगाए जाते हैं। जैसे आर्टिकल 144 हम लोग जानते हैं, ये इट इज़ अ वेरी पॉपुलर सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और ये 1973 के बाद मजिस्ट्रेट कैन इम्पोज इट एनीवेयर।
अंडर सर्टन सरकमस्टांसेस, कुछ परिस्थितियों को देखते हुए मजिस्ट्रेट इसको इम्पोज़ करता है। और इसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर 140 इम्पोज़ किया गया है वहाँ पर सर्टेन नंबर ऑफ़ पीपल से ज़्यादा एक जगह पर असेंबल नहीं हो सकते, और अगर असेंबल होते हैं तो उसके अगेंस्ट एफआईआर फाइल किया जा सकता है और कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए जो फ्रीडम ऑफ असेंबली है उसमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखा गया है कि असेंबली तो हो सकती है लेकिन इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकते हैं। वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन। अभी कोविड-19 जिसके कारण जो कोरोना क्राइसिस पूरी दुनिया भर के अंदर उत्पन्न हुआ है, तो इसमें पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस सभी प्रकार के असेंबलीज पर रोक लगा दिया गया है, जबकि ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। इस सब के बावजूद यानी ह्यूमैनिटी को और हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किए जा सकते हैं। तो इस तरह के असेंबलीज़ का प्रोविज़न रिलीजियस इश्यूज़ पर अभी हम लोग देखे हैं कि रामनवमी जैसा उत्सव बीता और लोगों ने अपने इस राइट को सरेंडर किया और गवर्नमेंट की तरफ से एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगा था कि असेंबली नहीं करनी है। एट द सेम टाइम कुछ लोगों ने, जैसे तबलीगी जमात के लोगों ने अपने मरकज़ के द्वारा असेंबली की और इसके लिए गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ एक्शन लीगल ग्राउंड पर लेना प्रारंभ किया। इसके बाद जो अगला राइट है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी संगठन बनाने का अधिकार है। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकते हैं, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। इसी के आधार पर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ट्रेड यूनियंस बन सकते हैं। इसी के आधार पर कोई दूसरा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है। इन सब चीज़ों का अधिकार है। एट द सेम टाइम अगर ये देश के यूनिटी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट जा रहा है तो दिस कैन बी बैंड। कई बार हम लोग देखते हैं कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशन पर गवर्नमेंट बैन लगाती है, वो भी तब जबकि लगता है कि ये गलत फंक्शन कर रहा है। ट्रेड यूनियन के संदर्भ में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये अनवांटेड बार्गेन नहीं कर सकता है जिस डिपार्टमेंट के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर रहा है। यानी रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने के प्रोविज़न यहाँ भी है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट यानी देश के अंदर कोई भी व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य तक मूव करने के लिए स्वतंत्र है। यह हमारे देश के यूनिटी को दर्शाता है। हम लोगों ने देखा है यूनिटरी स्ट्रक्चर एंड फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी बाइस। तो यहाँ पर ये चीज़ें इंश्योर होती है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी मूव कर सकता है, प्रोवाइडेड कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के ट्रेडिशन, कल्चरल, एथनिक वैल्यूज़ को ये डिस्टर्ब नहीं करता हो। तो कुछ जगह के एथनिक वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे ट्राइबल एरियाज़ है, उसके एथनिक वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ के कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन किस प्रकार से लगाते हैं, जैसे कि कुछ क्षेत्र भारत के ऐसे हैं जहाँ पर आपको जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। यानी एक परमिट लेना पड़ता है कि सर्टेन पीरियड के लिए आप वहाँ जा रहे हैं और घूमकर चले आएंगे। इसके अलावा आपको घूमने का अधिकार है। एट द सेम टाइम इस पर एक दूसरे प्रकार का भी रिस्ट्रिक्शन लगता है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर कोई क्रिमिनल है, कोई व्यक्ति है जिसके कारण किसी जगह का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, किसी के कारण किसी प्रकार की दूसरी गलत परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है, ऐसी स्थिति में उस इंडिविजुअल के विरुद्ध स्टेट जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। फॉर एग्जांपल कोई क्रिमिनल है और उसको जिला बदर कर दिया जाता है। एट द सेम टाइम अभी हम लोग कोरोना क्राइसिस का एग्जाम्पल लिए हैं, तो कई जगहों को हॉट स्पॉट मान के उन जगहों को सील कर दिया गया है। यानी लोगों को वहाँ से निकलने के लिए अनुमति नहीं है। पॉलिटिकल रीज़न से भी कई बार लगता है कि डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो सकता है। फॉर एग्जांपल 370 हटाने के समय वहाँ के जो भी अलगाववादी नेता थे और जो मेन स्ट्रीम के नेता भी थे, उनको भी हाउस अरेस्ट का कंसेप्ट किया गया था, यानी उनके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को ब्रीच किया गया था। तो दीज आर द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द स्टेट। इसके बाद जो फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस है, एक व्यक्ति देश के अंदर कहीं भी घर बनाने के लिए स्वतंत्र है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए स्वतंत्र है। अभी 370 और 35A के हटने से पूर्व तक जम्मू कश्मीर में यह अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन इसके बाद यह अधिकार प्राप्त हो गया है। एट द सेम टाइम कुछ जगह अब भी देश में ऐसे है जहाँ पर ज़मीन खरीदने और प्रॉपर्टी लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अगेन उसका कारण ये है कि जो ट्राइबल एरिया है उसके एथनिसिटी को, उसके जो रिचुअल्स है, उसके जो ट्रेडिशंस है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये अधिकार नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर रेसिडेंस तो बना सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन ये इस प्रकार का रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगता है। लास्ट जो है वो है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन को एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी प्रोफेशन को पालन कर सकता है और उससे अपनी आजीविका कमा सकता है। और कोई भी जो इस प्रकार का करेगा तो इसके लिए उसको स्वतंत्रता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है और किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए कोई डिपार्टमेंट बना है तो उसमें इस प्रकार के प्रिविलेज नहीं मिलते हैं, बल्कि वहाँ पर इस जो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है उसको भी ब्रीच किया जाता है। तो ये भी क्या कह सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन। सो हियर वी अंडरस्टैंड दैट द राइट टू फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 90, इसमें बहुत सारे राइट्स हम लोग को मिले हैं जो हम लोगों को बहुत सी ही शक्तियों को देकर इंश्योर करते हैं, ताकतवर बनाते हैं और स्टेट की टायरनी से प्रोटेक्ट करते हैं। एट द सेम टाइम जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं लगाए जाते हैं, इसका मतलब ये है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, कभी कभी इस पर रेस्ट्रिक्शंस भी लग सकते हैं। बट आफ्टर ऑल इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको आप लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ें। मैंने एक ओवरव्यू दिया है एंड इट इज़ नॉट ऑल, आपको इसके बाद भी कई सारे बुक्स के थ्रू जाने पड़ेंगे और थोड़े डिटेल्स में स्टडी करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखते रहें। इससे संबंधित क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं, बीपीएससी में यानी जो भी पीसीएस है उसमें पूछे जाते हैं, और यहाँ तक कि यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार इसका डीपीएसपी के साथ कंपैरिजन करके पूछा जाता है, कई बार इसका कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसका थोड़ा सा अध्ययन करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपको जो भी प्रश्न हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं मोस्ट एज पॉसिबल आपके क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।